चलिए नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस वीडियो में 26 और 27 नवंबर 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, आप लोगों से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी जो आपको दी जाती है आप वहां पर अवश्य लिखें, क्योंकि वहां पर लिखने से ये होता है कि आप चीजों को याद रखने में, लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए, पिछले वीडियो में जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था, ये प्रश्न था कि आधुनिक बिहार का मुख्य वास्तुकार कहे जाने वाले किस महान व्यक्ति की हाल ही में 10 नवंबर 2023 को 152वीं जयंती मनाई गई है। इसका आंसर हमने आपको बतलाया था सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का और राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि सच्चिदानंद सिन्हा से संबंधित कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ से आने वाले समय भी प्रश्न बनना स्वाभाविक है। और रही बात यहाँ पे बिहार की, तो बिहार की स्थापना को लेकर कई चीज आपको ध्यान रखना है। खास करके अभी हाल ही में जो 22 मार्च 2023 को 111वां स्थापना दिवस मनाया गया, इसका थीम था कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति। 2023 वाला 111वें स्थापना दिवस का थीम। जबकि 2022 की बात करें, पिछले वर्ष की बात करें, तो पिछला वर्ष जो 110वां स्थापना दिवस मनाया गया बिहार का, तो उसका थीम था जल जीवन हरियाली। और बिहार की स्थापना को लेकर यह ध्यान रखिए, 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य अस्तित्व में आया था। और बिहार जो अस्तित्व में आया था, ये भारत का 12वां राज्य बना था। ये चीजें आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अच्छा, करंट अफेयर्स के हमारे जितने भी मटेरियल है वो तमाम आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से, इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको करंट अफेयर्स के तमाम मटेरियल मिल जाएंगे। हालांकि इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी कोर्स हैं वहां पर भी आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, तो आप वहां से भी करंट अफेयर्स प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कुछ छात्र बोलते हैं कि सर हमें सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स ही चाहिए, तो एप्लीकेशन पे इस वाले कोर्स को आप परचेज करेंगे तो इसमें आपको केवल और केवल करंट अफेयर्स का ही मटेरियल हमारा मिलेगा। जो चीजें मिलेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तमाम चीजें इसमें लिखी गई है। चलिए, आप यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 के लिए बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है, या फिर यूं कहें कितने बाल वैज्ञानिकों को चयनित किया गया है। देखिए, इसका राइट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर डी, यानी कि 30 बाल वैज्ञानिकों को। अब यहाँ पर इसके बारे में चीजें ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 के लिए बिहार के 30 बाल वैज्ञानिकों को 24 नवंबर 2023 को श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में पुरस्कृत किया गया। चयनित सभी को, यानी कि जो 30 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है, तो सभी को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में शामिल होने का मौका मिलेगा। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना। अब यहाँ से प्रश्न एक प्रकार से ये भी पूछे जा सकते हैं कि नाम के साथ जो 30 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है, नाम के साथ आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नाम और जिला को ध्यान रखते हुए ये सूची यहाँ पर हमने शामिल की है। कुल 30 बाल वैज्ञानिकों का नाम इसमें है, उसका जिला कौन सा वो भी यहाँ पे हमने दर्शा दिया है। आप चाहें तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है, जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए जब मतलब इसके लिए जो 30 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है, तो इस प्रतियोगिता में अगर बिहार से कोई बाल वैज्ञानिक चुने जाते हैं तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी तरह की एक जानकारी हमने कुछ समय पहले आपको दिया था सकुरा साइंस एक्सचेंज कार्यक्रम के बारे में, जो कि जापान से संबंधित है। इसको लेकर हमने जानकारी आपको दिया था कि इस बार देश भर के 60 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। और बिहार के दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए हम देखें तो 6 विद्यार्थी बिहार से चयनित हुए, या फिर 6 बालकों बालिकाओं का चयन बिहार से हुआ। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 6 बाल वैज्ञानिक जो बिहार के हैं वो सूची यहाँ पर है। कौन से स्कूल के छात्र हैं या फिर छात्रा हैं वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। सकुरा साइंस एक्सचेंज कार्यक्रम के बारे में रिसेंटली जानकारी देते हुए हमने बताया था कि इसमें भारत के 60 और बिहार से 6 बाल वैज्ञानिक का चयन किया गया। चलिए, अगला दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में सर्वश्रेष्ठ जिला समन्वयक के तौर पर किन्हें सम्मानित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा फुलगन पूर्वे, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य में अर्थात बिहार में सर्वश्रेष्ठ जिला समन्वयक के तौर पर डॉक्टर फुलगेन पूर्वे चुने गए हैं। उन्हें श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में साइंस फॉर सोसाइटी की ओर से, एक संस्था इसकी ओर से इन्हें अभी हाल ही में सम्मानित किया गया।
ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, विकल्प नंबर बी में आप यहाँ पर देख रहे हैं जंग बहादुर सिंह के बारे में यहाँ पर हमने लिखा है। अच्छा, जंग बहादुर सिंह के बारे में जानकारी हमने पिछले वीडियो में आपको दिया था कि हाल ही में जय भोजपुरिया द्वारा गोपालगंज में आयोजित साहित्यिक सांस्कृतिक महोत्सव, जो कि ये इसका छठा संस्करण था, तो इसमें 103 वर्षीय लोक गायक जंग बहादुर सिंह को भोजपुरी लोक गायकी के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें जंग बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो वर्ष 1920 में इनका जन्म हुआ था। तो ये चीजें यहाँ से फिलहाल आप ध्यान रखिए। इस प्रश्न में इतनी ही जानकारी है। फिलहाल हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमने एक शब्द प्रयोग किया है गोपालगंज का। गोपालगंज के बारे में हमने आपको कई बार जानकारी दिया है कि गोपालगंज में ही अभी हाल ही में थावे फेस्टिवल या फिर थावे महोत्सव आयोजित हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोपालगंज में पर्यटन विभाग, कला और संस्कृति विभाग के द्वारा 15 से 16 अप्रैल 2023 तक ये थावे महोत्सव आयोजित हुआ है। इसके अतिरिक्त बिहार में कई सारे महोत्सव और भी आयोजित हुए हैं, जैसे कि आम महोत्सव ये राजकीय स्तर पर आयोजित हुआ था ज्ञान भवन पटना में 16 से 18 जून। सूफी महोत्सव पटना जिले के मनेर शरीफ में 12 जून 2023 को। बाजरा महोत्सव भोजपुर में ये 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव था, जो कि 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पक्षी महोत्सव कलरव, जो कि 2021 में 15 से 17 जनवरी को आयोजित किया गया था। और इसका जो उद्घाटन था ये जमुई के नागेनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में बिहार के मुख्यमंत्री, जो कि 22वें मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार, इनके द्वारा ये उद्घाटन संस्करण का उद्घाटन किया गया था, या फिर कह सकते हैं पहले संस्करण का इसका उद्घाटन किया गया था। अगला रिसेंटली किन्नर महोत्सव आयोजित हुआ प्रेमचंद रंगशाला पटना में 14 जुलाई 2023 को। ये 14 जुलाई 2023 वही तिथि है जिस तिथि को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी। अच्छा, चंद्रयान 3 के बारे में कई सारी जानकारी हमने पहले भी आपको दे दिया है, तो फिलहाल इसे स्किप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न यहां से इस प्रकार से भी बन सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन है। हालांकि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, खबरों में है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो राइट जो आंसर होगा इसका ये होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि फातिमा बीबी। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, इसके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, पूरा नाम इनका है फातिमा एम बीबी, ये भी ध्यान रखिए। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल फातिमा बीबी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल रह चुकी है। अब यहाँ पर इनसे संबंधित कई सारे प्रश्न बनने की संभावना है, जैसे कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म 30 अप्रैल 1927 को केरल के पतनमथिट्टा में हुआ था। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, 1927 को 30 अप्रैल को उनका जन्म केरल में हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट की जज के रूप में जो अभी हमने प्रश्न में भी लिखा है कि पहली महिला जज थी, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना पूछे जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक जज रही थी। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये भारत ही नहीं बल्कि किसी भी एशियाई देश में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली ये पहली महिला भी थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। वो वर्तमान में अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश की, तो DY चंद्रचूड़ यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, अगर हम पटना उच्च न्यायालय की बात करें तो कृष्णन विनोद चंद्रन अभी वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि संजय करोल के स्थान पर हैं। ये सारी चीजें ध्यान रखिए, हमने आपको कल वाले वीडियो में भी जानकारी दिया था। चलिए, यहाँ पर उसी चीज को फिर से दर्शा दिया गया है। पटना हाईकोर्ट के बारे में चर्चा हुई है, तो आप जो यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं यही है कृष्णन विनोद चंद्रन, जो कि संजय करोल के स्थान पर पटना हाईकोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आपको ध्यान रखना है, पटना हाईकोर्ट के बारे में कई सारी जानकारी पूछे जाते हैं, उनमें एक कॉमन है। पहले कई दफा रिपीटेड मोड में पूछा गया है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, या फिर पटना हाईकोर्ट ने किस तिथि से अपना कार्य प्रारंभ किया था। तो 3 फरवरी 1916 ये वही ईस्वी है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। हाल ही में ICC ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए किस खिलाड़ी पर 6 साल का बैन लगाया है।
तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि वेस्ट इंडीज के ये क्रिकेटर है, एक्चुअली में पूर्व क्रिकेटर है। 2020 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था, मार्लोन सैमुअल। अभी हाल ही में इन्हें आईसीसी ने 6 साल के लिए प्रतिबंधित किया है या फिर इन पर बैन लगाया है। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया, हाल ही में आईसीसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर मार्लन सैमुअल्स पर 6 साल का बैन लगाया है। दरअसल मामला क्या है, तो अमीरात क्रिकेट बोर्ड में एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के कारण सभी तरह के क्रिकेट से अभी हाल ही में इन पर बैन लगाया गया है। हालांकि वो संन्यास ले चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, 2020 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से वे संन्यास ले चुके हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी जो कई मतलब घरेलू लीग होते हैं, कई लीग होते हैं जहां पर वे खेल रहे थे या फिर खेलते हैं, तो सभी प्रकार के क्रिकेट से उन्हें बैन किया गया है अगले 6 साल के लिए। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर विश्व कप से संबंधित लिखा है कि हाल ही में भारत की मेजबानी में खेले गए 13वें एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर अपने नाम किया है। ये चौथी बार है जब भारत ने आईसीसी विश्व कप यानी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की है। हालांकि अगर हम बात करें स्वतंत्र रूप से खुद के दम पर 2 बार मेजबानी किया है, एक 2011 में और अभी हाल ही में 2022 में। तो ये चीजें यहां से समझिएगा। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह 6ठी बार है जब ऑस्ट्रेलिया इस खिताब को हासिल किया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 5 बार इस खिताब को जीता था, लेकिन 2023 में भारत को हराकर ये 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया। और इस विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया विराट कोहली को। तो ये तो रही बात 13वें एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर हमने लिखा है। लेकिन अगर हम बात करें 2019 वाला संस्करण का, हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। तो 2019 में जो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप आयोजित हुआ था, ये इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित हुआ था। और आपको ये ध्यान रखना ये इसका 12वां संस्करण था और इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर ये पहली बार इस खिताब पर कब्जा किया था। क्रिकेट का जनक इंग्लैंड को कहा जाता है और इंग्लैंड ने कभी भी ये खिताब अपने नाम नहीं किया था, पहली बार 2019 में किया था। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत की दृष्टिकोण से जब भी बात हो तो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब भारत 2 बार अपने नाम किया है। एक 1983 में कपिल देव की अगुवाई में और फिर 2011 में किसकी अगुवाई में, किसकी कप्तानी में, तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। ये चीजें यहां से समझिएगा। अब यहाँ पर आईसीसी की बात हो रही है तो आईसीसी की तरफ से प्लेयर ऑफ द मंथ जो घोषित किया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्पज से। रिसेंटली सितंबर महीने का जारी हुआ शुभमन गिल भारत के और महिला वर्ग में चमारी अटापट्टू श्रीलंका के, जो कि क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई है। अच्छा, यहाँ पर इस चार्ट में जो आप देख रहे हैं ये 2023 वाला हमने जनवरी से अब तक का शामिल किया है। इसमें एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि जनवरी 2023 में शुभमन गिल और सितंबर 2023 में शुभमन गिल, यानी कि भारतीय क्रिकेटर की दृष्टिकोण से देखें तो शुभमन गिल ये नाम जो है आप यहाँ पर 2 बार देख रहे हैं, अर्थात 2 बार इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है 2023 में। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए आईसीसी के बारे में भी कुछ पॉइंट लिखा गया है, जैसे कि इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1909 में हुई थी। कुछ और भी पॉइंट है आईसीसी के बारे में जो चीजें यहाँ पर दर्शाई गई है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी आपको ये भी दे दूं, जो भी छात्र बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, इस वाले वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स का संग्रह है। निश्चित तौर पर इसको अगर आप देखेंगे तो आपकी तैयारी का बेहतरीन तरीके से आकलन होगा कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आपकी किस आधार पर हुई है। इस वीडियो का लिंक यहाँ पर ऊपर आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम इसे स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे, चलते हैं 5वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने हाल ही में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाया है। अब ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट क्या है ये भी हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले इसका जो राइट जो आंसर है ये है उत्तर प्रदेश, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 18 नवंबर 2023 को हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से बैन लगाया है, यानी कि तत्काल प्रभाव से इसे प्रतिबंधित किया गया है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं वह प्रोडक्ट जो कि इस्लामी कानून की आवश्यकता को पूरा करते हैं और मुसलमानों के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त है, उन्हें हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट कहा जाता है। जो इस्लामी कानून के अनुरूप वैसे खाद्य पदार्थ है जिसको उपयुक्त माना गया है,
उसे ही हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट कहा जाता है। आप इसे इस प्रकार से समझिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ जो होता है ये होता है अनुमति, यानी कि इस्लामिक कानून के अनुसार जिसको अनुमति दिया गया है, जो इस्लामिक कानून की आवश्यकता को पूरा करता है, उस पर खरा उतरता है, उसे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको ये भी समझना है, हलाल सर्टिफिकेशन पहली बार जो दिया गया था 1974 में वध किए गए मांस के लिए शुरू किया गया था। हालांकि 1993 में हलाल प्रमाणीकरण सिर्फ मांस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे अन्य उत्पादों पर भी लागू किया गया। इसके जरिए यह दर्शाया जाता है कि प्रोडक्ट में शराब, सुअर की चर्बी आदि जैसे कोई हराम प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है या फिर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर दो शब्द है, एक है हलाल, एक है हराम। दोनों को आई होप कि आप समझ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं खास करके उसमें जो चर्बी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी चीज को यहाँ पर इसके माध्यम से भी दर्शाया जाता है। इसीलिए 1993 से ये हलाल प्रमाणीकरण सिर्फ मांस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अन्य उत्पादों पर भी, जहाँ पर इस तरह का कह सकते हैं उत्पादों का इस्तेमाल होता है, वहां पर भी इसे लागू किया गया। इसके जरिए यही दर्शाया जाता है कि इन प्रोडक्ट में शराब, सुअर आदि की चर्बी जैसे कोई हराम प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा अभी खबरों में है, तो यहाँ से प्रश्न बनना हमें लगता है कि स्वाभाविक है। ये चीजें यहाँ से समझिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है? इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि सुनीता बीएस। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, आर्मी मेडिकल कोर ऑफिसर कर्नल सुनीता बीएस ने 21 नवंबर 2023 को सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट के कमांडिंग ऑफिसर बनी है। दिल्ली कैंट में कमांडिंग ऑफिसर बनी है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, इसके साथ ही वह पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनकर इतिहास रच दिया। तो ये इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। अच्छा, जितने भी छात्र बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जरूरी बात यहाँ पर यह है कि एप्लीकेशन पे आपके लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर आपके लिए बहुत सारे मटेरियल है इस कोर्स में डाले हुए। आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए, इसे पढ़िए, नो डाउट यहाँ से आपको सफलता मिलेगी। एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं पर आप इसका टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए अगला सातवां प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्ट हिंद 2023 आयोजित किया गया? देखिए, अष्ट हिंद जो अभ्यास है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित होने वाला ये द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्ट हिंद 2023 अभी हाल ही में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन तिथि की बात करें तो 22 नवंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई है, जो कि 6 दिसंबर 2023 तक संचालित होगा या फिर आयोजित होगा। आयोजन स्थल की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया है। ये इसका दूसरा संस्करण है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इसमें भाग लेने के लिए 81 कर्मियों वाला भारतीय सशस्त्र बल का दस्ता ऑस्ट्रेलिया गया है, जो कि यहाँ पर इस अभ्यास में भाग लिया है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, अगर हम बात करें इस 81 कर्मियों की, तो इसमें गोरखा राइफल, जो भारत की गोरखा राइफल है, तो इसकी एक बटालियन के 60 जवान भी इसमें शामिल हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको एक जानकारी दे दूं द्विपक्षीय अभ्यास के बारे में। हमने देखा कि कई बार यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ये वे सभी अभ्यास है जो कि भारत और अन्य देश के बीच आयोजित होता है। ये सभी द्विपक्षीय अभ्यास है, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। ध्यान से सभी को देख लीजिए। संप्रीति, मित्र शक्ति, मैत्री व्यायाम, वज्र प्रहार, युद्धाभ्यास, नोमैडिक एलिफेंट, गरुड़ शक्ति, शक्ति अभ्यास, धर्म गार्जन, सूर्य किरण, हैंड इन हैंड, सिम्बैक्स और ऑस्ट्र हिंद, ये सभी एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। पहले भी यहाँ से प्रश्न बने हैं, तो आने वाले समय भी यहाँ से इस सूची से प्रश्न बनेंगे। अगला आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष बने हैं? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू आगामी वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग है। और आपको ध्यान रखना है, गिरीश चंद्र मुर्मू को हाल ही में 4 साल के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर के रूप में चुना गया था। ये भी आपको ध्यान रखना, हमने ये जानकारी आपको दिया था। इसके अतिरिक्त आपको ये भी ध्यान रखना है, उनका जो कार्यकाल होगा ये 2024 से 2027 तक का होगा। अगला पॉइंट है कि गिरीश चंद्र मुर्मू 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किए थे।
तो इतनी सारी जानकारी फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और भी है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इससे पूर्व आपको ध्यान रखना है, जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र जो है, इसके पहले उपराज्यपाल भी थे। हालांकि वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, यह है मनोज सिन्हा। लेकिन ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जम्मू कश्मीर संघ के जो पहले उपराज्यपाल थे वे कौन थे। तो वर्तमान में जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। चलिए, नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं। इनके द्वारा अभी हाल ही में इस अभियान की शुरुआत की गई। आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के संबलपुर में एक शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा, ये अभियान का नाम है, इसका अभी हाल ही में इन्होंने शुभारंभ किया है। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की ही रहने वाली है। उड़ीसा में एक स्थान है मयूरभंज, ये यहीं की रहने वाली है। अगला पॉइंट है कि 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई थी। यहाँ पर कुछ चीजें आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से देखें तो द्रौपदी मुर्मू जो है, ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है। अर्थात कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति ये श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, जो आप यहाँ पर विकल्प नंबर डी में देख रहे हैं। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू की जो हम लोग बात कर रहे थे, द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला है जो कि राष्ट्र के सबसे प्रतिष्ठित पद पर विराजमान हुई है। यानी कि आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली ये भारत की पहली महिला है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट बिहार के संदर्भ में है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 20 अक्टूबर 2023 तक बिहार के पहले दौरे पर थी। आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये बिहार का इनका पहला दौरा था। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि 18 अक्टूबर को वो पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप को लॉन्च किया था। कृषि रोड मैप के बारे में ऑलरेडी हमने आपको जानकारी दिया है कि 2023 में इसका चौथा संस्करण शुरू हुआ है। 2028 तक ये संचालित होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी हाल ही में इसे मतलब कह सकते हैं 18 अक्टूबर को लॉन्च किया गया। किनके द्वारा? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, ऑलरेडी बिहार सरकार इसको लॉन्च कर चुका था 1 अप्रैल 2023 को, लेकिन फिर बाद में देखिए 18 अक्टूबर को फिर से इसे लॉन्च कराया गया। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखें, हमने कई बार आपको ये चीजें बतला दिया है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे, और द्रौपदी मुर्मू के बारे में जो चीजें बात हो रही थी वो यहाँ पर हमने लिखा है, वही सारी चीजें यहाँ पर दर्शाई गई है, आप उसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको मैं ये बताऊं कि इंटरनेट पर इनके बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा, थोड़ा सा इनका जीवनी को देखिएगा, समझिएगा। मतलब इतना दर्दनाक है इनकी कहानी, आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोग रो देंगे। आप लोग एक बार रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग इसको जरूर देखिएगा। 2 से 4 मिनट लगेगा, शॉर्ट में वहाँ पे विकिपीडिया आदि पे भी आप पढ़ सकते हैं। आई थिंक वहाँ पर भी उपलब्ध होगा। हमने इनके बारे में डिटेल में पढ़ा है, तो बहुत सारी घटनाएं इनके जीवन में घटी है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको भी ये पढ़ना चाहिए। वहाँ से आपको बहुत एक मोटिवेशन मिलेगा कि किस प्रकार एक महिला जो कि सब कुछ बिखर जाने के बावजूद भी खड़ी रहती है और देश के सर्वोच्च पद पर अपना स्थान कायम करती है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से मोटिवेशन के तौर पर आप ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2 महीने से बंद ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू की है? अच्छा, जब ये बंद हुई थी तब भी हमने आपको जानकारी दिया था। फिलहाल इसका जो राइट आंसर ये है कनाडा, विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। दरअसल हमने आपको बताया था कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव जो था वो काफी बढ़ गया था, और जिसके बाद भारत ने कनाडाई लोगों के लिए ई वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया था, तत्काल प्रभाव से इसे बंद कर दिया था। लेकिन राजनयिक विवाद के बाद 2 महीने की रोक के बाद भारत ने कनाडाई लोगों के लिए ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू किया है। तो यही मामला है जो यहाँ पर हमने दर्शाया है। फिलहाल इसे ये शॉर्ट में ध्यान रखिए। आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में ई वीजा सेवा जो 2 महीने से बंद था कनाडा के लिए, फिर से इसे भारत सरकार ने शुरू किया है। अगला 11वां प्रश्न है, किस आईपीएल टीम ने हाल ही में पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को अपना नया मेंटर के रूप में नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा कोलकाता नाइट राइडर्स। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने गौतम गंभीर को आईपीएल 2024 के लिए अपना मेंटर नियुक्त किया है। देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो अभी तक आईपीएल में 2 ट्रॉफी 2012 और 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स अर्थात केकेआर ने अपने नाम किया है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग जानकारी आपको दूं, जब ये 2 ट्रॉफी कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने नाम किया तो दोनों बार ही कप्तान जो थे वो गौतम गंभीर ही थे। ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे।
और इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान से संबंधित अजय जडेजा को लेकर हमने जानकारी दिया था कि अजय जडेजा को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। तो ये भी चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला 12वां प्रश्न है। अच्छा, आईपीएल की बात हो रही थी तो आईपीएल के बारे में भी देख लेते हैं। 2023 में ये इसका 16वां संस्करण आयोजित हुआ। चेन्नई सुपर किंग इसका विजेता बना, 5वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया गुजरात टाइटंस को हराकर। हालांकि गुजरात टाइटंस 2022 वाला जो खिताब था वो अपने नाम किया था। अच्छा, 5 बार इस खिताब को 2 टीम ने अपने नाम किया, एक मुंबई इंडियंस और दूसरा चेन्नई सुपर किंग ने। अच्छा, यहाँ से संबंधित कई सारे प्रश्न जो एग्जाम में बन सकते हैं वो यहाँ पर हमने दर्शा दिया है कि सबसे ज्यादा रन के लिए जो ऑरेंज कप दिया जाए वो शुभमन गिल को मिला। सबसे ज्यादा विकेट के लिए पर्पल कैप मोहम्मद शमी को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला शुभमन गिल को। कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला राशिद खान को। फेयर प्ले अवार्ड मिला दिल्ली कैपिटल को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला यशस्वी जायसवाल को। अब यहाँ पर विमेंस प्रीमियर लीग के बारे में भी जानकारी दी गई। ये इसका पहला संस्करण था जो कि 2023 में ये आयोजित हुआ। इसका खिताब जीता मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे। अच्छा, मुंबई इंडियंस के जो कप्तान है ये हरमनप्रीत कौर है, जो कि अभी हाल ही में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में 8वें भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट जो आंसर है यह विकल्प नंबर सी, यानी कि नितिन गडकरी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में 8वें भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि रिजर्व बैंक के द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से लेकर 2023 के दौरान बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी प्रतिशत बढ़ी है? इसके बारे में ऑलरेडी हम आपको जानकारी दे चुके हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी चीजें आप लोग वहां पे लिखें कोशिश कीजिए कि विस्तार पूर्वक लिखें। लिखने से फायदा ये होता है चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। और जो जानकारी हमने आपको ऑफर के बारे में दिया है, ऑफर के बारे में जो प्रोमो कोड है वो आप एप्लीकेशन पर ही जान पाएंगे। इस कोर्स में कौन सा प्रोमो कोड इस्तेमाल करके आप ऑफर का लाभ ले सकते हैं। तो जो लोग भी इसको डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन को, वो इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।